निकल जाओ इस घर से। शहर में रहने की औकात नहीं तुम्हारी। आर्क को बुखार है। शहर ने बेघर किया, गांव ने बेसहारा। लोगों ने कहा अभागन है, इसमें ही कोई खोट होगा। नहीं, मैं अपनी किस्मत दूसरों की गालियों से नहीं, अपनी कलम की स्याही से लिखूंगी। जब दुनिया सोती थी मैं जागती थी, भूख से लड़ती थी, ताकि मेरा बेटा सिर उठाकर जी सके। मेहनत की स्याही जब किस्मत के पन्नों पर गिरती है तो समाज के ताने खुद खामोश हो जाते हैं। विकास जी, नफरत करना कमजोरों का काम है। मैंने तो आपको उसी दिन माफ कर दिया था जिस दिन आपने मुझे खुद को खोजने का रास्ता दिखाया था। जिसे तुमने ठुकराया था, आज वही तुम्हारी तकदीर लिख चुका है। बिहार की मिट्टी में एक अजीब सी सौंधी खुशबू है जो संघर्ष और स्वाभिमान की कहानियों को अपने अंदर समेटे हुए है। इसी मिट्टी की गोद में बसा है एक छोटा सा गांव सोनपुर। कहने को तो ये सिर्फ एक गांव है जहां कच्ची सड़कें और धूल भरे रास्ते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों के हौसले हिमालय जैसे ऊंचे हैं। इसी गांव के एक सुदूर कोने में बना था एक छोटा सा कच्चा मकान। दीवारें मिट्टी की थीं और छत पर खपरेल बिछी हुई थी जो हर मानसून में पिता की चिंता बढ़ा देती थी। इसी आंगन की तुलसी की छांव में पली बढ़ी थी संगीता। संगीता कोई साधारण लड़की नहीं थी। जब वो बात करती तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती थी, ऐसी चमक जो अक्सर उन लोगों की आंखों में होती है जो सीमाओं को लांघकर आसमान छूने का दम रखते हैं। उसके पिता रामप्रसाद जी एक सीधे साधे किसान थे। उनका शरीर धूप में तपकर तांबे जैसा हो गया था और हाथों की हथेलियां खेत में कुदाल चलाते चलाते इतनी सख्त हो गई थीं कि उनमें मेहनत की लकीरें साफ पढ़ी जा सकती थीं। रामप्रसाद जी के पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जिसे वे अपने खून पसीने से सींचते थे ताकि घर का चूल्हा जल सके। माँ सीता देवी घर का सारा काम संभालती और संगीता को हमेशा एक ही बात सिखाती, बेटा हम गरीब जरूर हैं लेकिन हमारी इज्जत ही हमारा सबसे बड़ा गहना है, इसे कभी आंच मत आने देना। सीता देवी को अपनी बेटी की बुद्धिमानी पर गर्व था, लेकिन वो गांव की दखियानूसी सोच से भी डरी रहती थी। वे जानती थीं कि इस समाज में एक लड़की का सपना देखना ही कई बार अपराध मान लिया जाता है। संगीता का पढ़ाई के प्रति लगाव बचपन से ही जुनून जैसा था। गांव के उस जर्जर सरकारी स्कूल में जहां अक्सर छतों से प्लास्टर गिरता था, संगीता सबसे अगली कतार में बैठती थी। उसके पास महंगे बैग या फैंसी स्टेशनरी नहीं थी। वो अपनी पुरानी किताबों को अखबार के पन्नों से कवर करके रखती थी ताकि वे फटने न पाएं। स्कूल के मास्टर जी अक्सर रामप्रसाद जी को रोककर कहते थे, रामप्रसाद, तुम्हारी बिटिया के दिमाग में साक्षात सरस्वती का वास है, इसे बस चूल्हे चौके तक मत सीमित रखना। अगर इसे सही मौका मिला तो ये एक दिन पूरे जिले में तुम्हारा और इस गांव का नाम रोशन करेगी। संगीता का सपना बहुत बड़ा और नेक था। वो डॉक्टर बनना चाहती थी। इसके पीछे एक पुरानी और दर्दनाक टीस छिपी थी। जब वो 7 साल की थी, उसने अपनी आंखों के सामने अपनी छोटी बहन को इलाज के अभाव में दम तोड़ते देखा था। उस समय सोनपुर में कोई अस्पताल नहीं था और शहर जाने के लिए न तो पैसे थे और न ही समय। उस रात अपनी माँ की चीखें और पिता की बेबसी देखकर संगीता ने तय कर लिया था कि वो पढ़ लिखकर एक ऐसी डॉक्टर बनेगी जो गरीबों का इलाज मुफ्त में करेगी। लेकिन सोनपुर जैसे समाज में जहां लड़कियों की शादी 16-17 साल की उम्र में कर देना ही सबसे बड़ी उपलब्धि माना जाता था, संगीता की पढ़ाई कई लोगों की आंखों में खटकती थी। गांव के चौराहे पर हुक्का पीते बुजुर्ग अक्सर रामप्रसाद जी को ताना मारते थे, अरे रामप्रसाद, इतना पढ़ाकर क्या इसे कलेक्टर की कुर्सी पर बिठाओगे? आखिर में तो इसे दूसरे के घर जाकर पराई रसोई ही संभालनी है। जितना पैसा इसकी फीस और किताबों में बर्बाद कर रहे हो, उतना दहेज के लिए बचाओ, वरना बाद में पछताओगे। लेकिन रामप्रसाद जी इन बातों को अनसुना कर देते। वे खुद फटे हुए कुर्ते पहनते, पैरों में टूटी चप्पलें लेकर मीलों पैदल चलते ताकि संगीता के लिए नई किताबें ला सकें। वक्त गुजरता गया और संगीता ने 12वीं की परीक्षा दी। जब परिणाम आया तो पूरे जिले में तहलका मच गया। संगीता ने पूरे जिले में टॉप किया था।
अखबारों में उसकी तस्वीर छपी और पहली बार रामप्रसाद जी की गर्दन गांव में गर्व से ऊंची हुई। संगीता का उत्साह 7वें आसमान पर था। उसे लगा कि अब उसके सपनों की उड़ान को कोई नहीं रोक सकता। वो डॉक्टर मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए शहर जाने के सपने देखने लगी। लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत की लकीरें अक्सर सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंचकर मुड़ जाती हैं। उसी साल कुदरत ने ऐसा कहर ढाया कि गंडक नदी का पानी उफान पर आ गया। बाढ़ ने रामप्रसाद के खेतों को शवशान बना दिया। सारी फसल बर्बाद हो गई और जो थोड़ा बहुत पैसा उन्होंने संगीता की आगे की पढ़ाई के लिए पाई पाई जोड़ कर रखा था, वो साहूकार का कर्ज चुकाने और घर की मरम्मत में चला गया। घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी एक चुनौती बन गया। उसी समय शहर से एक रिश्ता आया, विकास। विकास एक संपन्न परिवार से था और शहर की एक बड़ी कंपनी में मैनेजर था। विकास के पिता ने कहा कि उन्हें दहेज नहीं चाहिए, बस एक पढ़ी लिखी और संस्कारी बहू चाहिए। गांव के लोगों और रिश्तेदारों ने रामप्रसाद को घेर लिया। रामप्रसाद, देखो, भगवान ने खुद रास्ता दिखाया है। तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी और संगीता शहर में राज करेगी। मेडिकल की पढ़ाई में तो लाखों रुपए लगेंगे, कहाँ से लाओगे? क्या तुम अपनी जवान बेटी को घर में बिठाकर रखना चाहते हो? रामप्रसाद जी अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे। वे अपनी बेटी की आंखों में आंखें डालने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। वे जानते थे कि अगर उन्होंने संगीता से पढ़ाई छोड़ने को कहा तो उसका दिल टूट जाएगा, लेकिन उनके पास और कोई चारा भी नहीं था। एक रात संगीता ने अपने पिता को आंगन में अकेले बैठे अंधेरे में सुबकते देखा। वो समझ गई कि उसके सपने उसके पिता की लाचारी और समाज के बोझ के आगे छोटे पड़ रहे हैं। उसे एहसास हुआ कि उसके पिता ने अपनी पूरी जिंदगी उसके लिए कुर्बान कर दी। क्या अब वो अपने पिता के लिए इतना भी नहीं कर सकती? अगली सुबह संगीता ने एक बहुत ही कठिन निर्णय लिया। उसने अपनी उन प्यारी किताबों को निकाला जिनसे वो बातें किया करती थी। उसने स्टेथोस्कोप वाले अपने पुराने स्केच को देखा और फिर उसे धीरे से मोड़कर एक पुराने लोहे के बक्से में बंद कर दिया। वो अपने पिता के पास गई, उनके चरणों को छुआ और शांत स्वर में कहा, पिताजी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, मुझे आगे नहीं पढ़ना। रामप्रसाद जी ने उसे गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें लग रहा था कि वो अपनी बेटी के सपनों का कत्ल कर रहे हैं, लेकिन संगीता ने खुद को पत्थर बना लिया था। कुछ ही हफ्तों में धूमधाम से शादी हो गई। पूरा गांव कह रहा था कि संगीता की किस्मत खुल गई है। पीले जोड़े में सजी, माथे पर भारी बिंदिया और आंखों में काजल लगाए जब संगीता विदा होने लगी तो उसने अपनी उस छोटी सी खिड़की को आखिरी बार देखा जहां बैठकर वो तारों को देखते हुए डॉक्टर बनने के सपने बुनती थी। डोली में बैठते समय उसकी आंखों से एक आंसू भी नहीं गिरा, क्योंकि उसने अपने आंसुओं को अपने भीतर ही सुखा लिया था। संगीता विदा होकर शहर की उस चकाचौंध की ओर बढ़ गई जिसे समाज सफलता कह रहा था। उसे लगा कि शायद यही उसकी नियति है और अब बस उसे एक अच्छी पत्नी बनकर रहना है। लेकिन उसे रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि जिस विकास को वो अपना हमसफर समझ रही थी, वो उसके स्वाभिमान को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। सोनपुर की सीमा पार करते ही संगीता के जीवन का एक अध्याय समाप्त हो गया था और एक ऐसा संघर्ष शुरू होने वाला था जिसके लिए उसने कभी तैयारी नहीं की थी। शहर की ऊंची इमारतों और शोर शराबे के बीच संगीता की खामोशी एक बड़े तूफान का संकेत थी। सोनपुर की सीमा पार करते ही सड़क का रंग बदलने लगा था। धूल और मिट्टी की जगह अब तारकोल की काली चिकनी सड़कें थीं। संगीता कार की खिड़की से बाहर देखते हुए अपने मन को समझाने की कोशिश कर रही थी कि शायद उसके जीवन का वनवास अब खत्म हो गया है। विकास का शहर बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि उसमें संगीता का पूरा गांव कई बार समा जाए। जब गाड़ी एक बड़ी लोहे की गेट के सामने रुकी तो संगीता ने ऊपर देखा। 6 मंजिला ऊंची इमारत। विकास का फ्लैट 4थी मंजिल पर था। घर के अंदर कदम रखते ही संगीता की आंखें चौंधिया गईं। दीवारों पर कीमती पेंट, पैरों के नीचे मखमली कालीन और रसोई में ऐसी मशीनें जो उसने कभी फिल्मों में भी नहीं देखी थी। लेकिन चकाचौंध की ये उम्र बहुत छोटी निकली। शादी के महज 1 हफ्ते बाद ही घर के माहौल से मिठास गायब होने लगी। विकास का असली चेहरा तब सामने आया जब एक दिन संगीता ने अलमारी साफ करते समय गलती से उसकी एक पुरानी फाइल हटा दी थी। विकास ने उस दिन जिस तरह से चिल्लाकर उसे जाहिल कहा, वो संगीता के कान में किसी तीर की तरह चुभा। उसे लगा कि शायद काम के दबाव में वो ऐसा कर रहा है, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। विकास एक ऐसे पुरुष की मानसिकता रखता था जिसके लिए पत्नी कोई जीवन संगिनी नहीं बल्कि घर की सजावट का एक सामान थी जिसे उसकी मर्जी के मुताबिक चलना चाहिए था।
संगीता ने सोचा था कि शहर आकर वो अपनी अधूरी पढ़ाई के बारे में बात करेगी। एक दोपहर जब विकास खुश मूड में था, संगीता ने चाय का कप आगे बढ़ाते हुए बड़े प्यार से कहा, विकास जी, पास में ही एक महिला कॉलेज है, क्या मैं वहां जाकर अपना मेडिकल एंट्रेंस का फॉर्म फिर से भर सकती हूँ? घर का सारा काम निपटाकर मैं सिर्फ 3-4 घंटे के लिए जाऊंगी। विकास की हंसी अचानक गायब हो गई। उसने चाय का कप मेज पर इतनी जोर से पटका कि चाय संगीता की नई साड़ी पर गिर गई। वो फुसफुसाते हुए लेकिन जहरीले लहजे में बोला, मेडिकल? डॉक्टर बनना है तुम्हें? संगीता आईने में अपनी शक्ल देखी है? गांव की लड़कियों को शहर के 2 अक्षर क्या सिखा दो, वे सीधे आसमान में उड़ने लगती हैं। मेरी पत्नी होकर तुम बाहर जाकर पराये मर्दों के बीच पढ़ाई करोगी? इस घर में रहना है तो ये डॉक्टर बनने का कीड़ा दिमाग से निकाल दो। यहाँ तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, वो है मेरी और मेरे परिवार की सेवा। तुम यहाँ पढ़ने नहीं, घर बसाने आई हो। संगीता का स्वाभिमान उस दिन पहली बार लहूलुहान हुआ था। उसने रात भर रोते हुए अपनी उन किताबों को याद किया जो उसके बक्से में बंद थीं। विकास का व्यवहार दिन ब दिन और भी क्रूर होता गया। उसे हर चीज में मीन मेख निकालने की आदत थी। अगर चावल थोड़े ज्यादा पक जाते तो वो पूरी प्लेट डस्टबिन में फेंक देता और संगीता को भूखा रहने पर मजबूर कर देता। वो उसे अक्सर ये एहसास दिलाता कि वो उस पर एहसान कर रहा है, उसे इस आलीशान घर में रखकर। संगीता का शहर का जीवन अब किसी जेल से कम नहीं था, जहां जेलर उसका अपना पति था। इसी दमघोटू माहौल के बीच संगीता को पता चला कि वो मां बनने वाली है। उसे लगा कि शायद अब विकास के दिल में थोड़ी ममता जागेगी। 9 महीने का वो सफर संगीता के लिए बहुत भारी था। उसे पैरों में सूजन थी, कमर में दर्द रहता था, लेकिन विकास को उसकी सेहत से ज्यादा अपनी सुविधाओं की चिंता रहती थी। उसे वक्त पर गर्म खाना और प्रेस किए हुए कपड़े चाहिए थे, चाहे संगीता की हालत कैसी भी हो। जब आरव का जन्म हुआ तो संगीता की आंखों में पहली बार खुशी के सच्चे आंसू आए। उसने आरव के नन्हे हाथों को पकड़कर कसम खाई कि वो उसे वो सारी खुशियां देगी जो उसे नहीं मिली। लेकिन आरव का आना विकास के लिए खुशी नहीं बल्कि एक नया झंझट था। उसे बच्चे का रोना पसंद नहीं था। जब आरव रात को जागता तो विकास संगीता को कोसता और उसे कमरे से बाहर निकाल देता। कई रातें ऐसी गुजरी जब संगीता ने हॉल के सोफे पर बैठकर या ठंडी जमीन पर लेटकर आरव को चुप कराया। विकास की मानसिकता इतनी छोटी थी कि वो आरव के कपड़ों और दूध के खर्चों को लेकर भी ताने मारता था। वो कहता, तुम्हारी वजह से एक और बोझ मेरे सिर पर आ गया है। संगीता ये सब सुनकर अंदर ही अंदर मरती रहती, लेकिन वो चुप थी क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने पलटकर जवाब दिया तो बात उसके मायके तक पहुंचेगी और उसके बूढ़े पिता ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। समय के साथ विकास की आदतों में एक और बदलाव आया। वो अब अक्सर देर रात घर आने लगा था। उसके कपड़ों से परफ्यूम की तेज खुशबू आती थी जो संगीता की नहीं थी। संगीता का शक तब हकीकत में बदला जब एक रात विकास नशे में धुत था और उसके फोन पर लगातार किसी सपना नाम की लड़की के मैसेजेस आ रहे थे। संगीता ने जब हिम्मत जुटाकर इस बारे में पूछा तो विकास ने शर्मिंदा होने के बजाय उसे थप्पड़ जड़ दिया। हाँ, मैं उससे प्यार करता हूँ, वो तुम्हारी तरह गंवार नहीं है, वो पढ़ी लिखी है, आधुनिक है। तुम्हारे साथ तो मुझे बाहर ले जाने में भी शर्म आती है, तुम मेरे गले की हड्डी बन गई हो। वो थप्पड़ संगीता के गाल पर नहीं बल्कि उसकी उस आखिरी उम्मीद पर था जो उसने इस शादी से लगा रखी थी। विकास का रवैया अब पूरी तरह से बदल गया था। उसने संगीता को पैसे देना बंद कर दिया। घर का राशन लाने के लिए भी उसे गिड़गिड़ाना पड़ता था। वो अक्सर आरव के सामने ही संगीता को गंदी गंदी गालियां देता। संगीता को समझ आ गया था कि वो जिस इंसान के साथ अपनी जिंदगी बिताने का वादा करके आई थी वो असल में एक वहशी था। विकास चाहता था कि संगीता खुद घर छोड़कर चली जाए, लेकिन जब संगीता ने हार नहीं मानी तो उसने सबसे घटिया रास्ता अपनाया। एक शाम जब बारिश हो रही थी, विकास घर आया और उसके हाथ में कुछ कानूनी कागज थे। उसने बिना किसी भावना के कहा, ये तलाक के कागज हैं। मैंने अपनी जिंदगी से तुम्हें बेदखल करने का फैसला कर लिया है। मुझे सपना के साथ अपनी नई शुरुआत करनी है और उसमें तुम्हारी और इस बच्चे की कोई जगह नहीं है। संगीता का सिर घूमने लगा। उसने विकास के हाथ जोड़े, उसके पैरों में गिर गई, आरव की दुहाई दी। विकास जी, मैं चुपचाप एक कोने में पड़ी रहूंगी, मुझे घर से मत निकालिए। मेरे गांव में क्या मुंह होगा, मेरे पिता मर जाएंगे ये सुनकर। लेकिन विकास पर कोई असर नहीं हुआ। उसने संगीता का हाथ पकड़ा और उसे धकेलते हुए दरवाजे के बाहर कर दिया। चली जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं पुलिस बुलाऊं। अब मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। उसने आरव का छोटा सा झोला और संगीता का वही पुराना किताबों वाला बक्सा बाहर फेंक दिया और दरवाजा जोर से बंद कर लिया। संगीता उस अंधेरी रात में बिजली की कड़कड़ाहट के बीच शहर की सड़क पर अकेली खड़ी थी। एक हाथ में उसका रोता हुआ बच्चा था और दूसरे में उसकी पुरानी यादों का बक्सा। उसके पास न रहने का ठिकाना था, न सिर पर छत। जो शहर उसे कभी सपनों की नगरी लगता था, आज वही उसे कच्चा चबाने को दौड़ रहा था।
लेकिन उस रात जब उसने आरव की सिसकियां सुनी तो संगीता की आंखों का पानी अचानक सूख गया। उसके अंदर की वो सहमी हुई लड़की मर चुकी थी। उसने अपने दुपट्टे से खुद को मजबूती से बांधा, अपना बक्सा उठाया और बस स्टैंड की ओर बढ़ने लगी। उसने तय कर लिया था कि वो अब रोएगी नहीं बल्कि लड़ेगी। वो सोनपुर वापस जा रही थी, एक हारी हुई पत्नी के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसी माँ के रूप में जिसे अब अपने और अपने बच्चे के लिए पूरी दुनिया से टकराना था। शहर से सोनपुर की दूरी शायद 100 किलोमीटर रही होगी, लेकिन संगीता के लिए वो सफर 7 जन्मों के फासले जैसा था। रोडवेज की उस खटारा बस में, जिसकी खिड़की का शीशा टूटा हुआ था और जिससे आने वाली ठंडी हवा सीधे कलेजे को चीर रही थी, संगीता एक कोने में सिमटी बैठी थी। बस जब सड़क के गड्ढों में हिचकोले खाती तो उसकी गोद में सो रहा मासूम आरव चौंक कर जाग जाता और अपनी माँ के सूखे स्तनों से दूध खोजने की कोशिश में सिसकने लगता। संगीता के पास उसे देने के लिए न तो दूध था और न ही मन में कोई तसल्ली। बस में बैठी अन्य सवारियां, जिनमें से कुछ उसके अपने ही इलाके के लोग थे, उसे किसी मुजरिम की तरह देख रहे थे। उसके बिखरे हुए बाल, सूजी हुई लाल आंखें, चेहरे पर पड़े विकास के थप्पड़ों के नीले निशान और हाथ में वो पुराना लोहे का बक्सा, सब कुछ चिल्ला चिल्ला कर उसकी हार और बर्बादी की कहानी बयां कर रहे थे। जैसे ही बस सोनपुर के बस स्टैंड पर रुकी, संगीता के कदम मिट्टी पर पड़ने से पहले ही ठिठक गए। सुबह की मध्यम केसरिया रोशनी में गांव के नीम के पेड़ों की सरसराहट और मिट्टी की सौंधी महक उसका स्वागत तो कर रही थी, लेकिन वो जानती थी कि ये महक जल्द ही सामाजिक बहिष्कार के जहर में बदलने वाली है। जब वो अपने घर की चौखट पर पहुंची तो उसके पिता रामप्रसाद जी कुएं पर पानी भर रहे थे। अपनी लाडली बेटी को इस बेहाल फटीहाल स्थिति में अचानक सामने खड़ा देखकर उनके बूढ़े हाथों से बाल्टी छूट गई और सारा पानी जमीन की प्यासी मिट्टी में समा गया। संगीता बिना कुछ कहे अपने पिता के पैरों में गिर पड़ी। उस पल सोनपुर की शांत सुबह उसकी हृदय विदारक चीखों से गूंज उठी। माँ सीता देवी रसोई से हाथ पहुँचती हुई दौड़ कर आईं और अपनी बेटी की ये दशा देखकर वहीं आंगन की धूल में बैठ गईं। वो घर जो कभी संगीता की खिलसिलाहट से भरा रहता था, आज जीते जी एक शमशान जैसा बन चुका था। खबर जंगल की आग की तरह पूरे सोनपुर में फैल गई कि रामप्रसाद की बिटिया को उसके अमीर शहर वाले दामाद ने घर से निकाल बाहर किया है। शाम होते होते गांव की चौपाल पर हुक्का गुड़गुड़ाते बुजुर्गों के बीच संगीता के चरित्र का पोस्टमार्टम शुरू हो गया। गांव का समाज जो बाहर से सादा और धर्मपरायण दिखता है, किसी टूटे हुए और बेसहारा इंसान के लिए दुनिया की सबसे बेरहम जगह बन सकता है। अगले दिन जब संगीता आरव के लिए थोड़ा सा दूध लेने पनघट के पास से गुजरी तो वहां पानी भर रही औरतों ने अपनी बातें अचानक रोक दी और उसे ऐसी नजरों से देखने लगी जैसे वो कोई डायन हो। किसी ने जोर से कहा, देखो आ गई अभागन, जरूर इसी के लक्षण खराब रहे होंगे, वरना शहर का इतना बड़ा आदमी इसे क्यों छोड़ता। कहते हैं शहर में इसका किसी और से चक्कर था। वे शब्द संगीता के कानों में खौलता हुआ तेल बनकर गिरे। संगीता के लिए अब घर की चार दीवारी से बाहर निकलना किसी युद्ध के मैदान में उतरने जैसा हो गया था। गांव के आवारा लड़कों ने उसके घर के आसपास चक्कर काटना शुरू कर दिया, मानो कोई तलाकशुदा औरत उनकी निजी संपत्ति या मनोरंजन का साधन हो। उसके पिता रामप्रसाद जी, जिन्होंने पूरी जिंदगी ईमानदारी से सिर उठाकर जी थी, आज शर्म और ग्लानि के मारे नजरें झुकाकर गलियों से गुजरने लगे थे। मुखिया जी ने एक शाम घर आकर बड़े ही रूखे लहजे में कह दिया, रामप्रसाद, समाज के नियमों का ध्यान करो। तुम्हारे घर में एक ऐसी औरत रहेगी जिसका पति से कोई नाता नहीं बचा तो हमारी बहू बेटियों के दिमाग खराब होंगे। इसे कहीं दूर किसी रिश्तेदारी में छोड़ाओ या इसका कोई और बंदोबस्त करो, वरना हमें पंचायत बुलानी पड़ेगी। रामप्रसाद जी का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उनकी कांपती हुई आंखें कह रही थीं कि वे अपनी बेटी को दोबारा उस मौत के कुएं में नहीं झोंकेंगे। संगीता के भीतर अब एक गहरा दमघोटू अंधकार समा गया था। वो घंटों अपने कमरे के अंधेरे कोने में बैठी रहती और अपनी उन पुरानी धूल भरी मेडिकल की किताबों को सीने से लगाकर रोती। उसे लगता था कि ये समाज उसकी आत्मा को हर दिन थोड़ा थोड़ा करके नोच रहा है। घर की आर्थिक स्थिति अब बदतर से भी बदतर हो गई थी। फसल पहले ही बर्बाद हो चुकी थी और अब सामाजिक बहिष्कार के कारण रामप्रसाद जी को कोई मजदूरी पर भी नहीं बुला रहा था। एक रात आरव को तेज बुखार हुआ। वो तड़प रहा था, लेकिन घर में एक ढेले की दवा खरीदने के पैसे नहीं थे। रामप्रसाद जी ने अपनी पुरानी साइकिल, जो उनकी जिंदगी की इकलौती संपत्ति थी, बेचने की कोशिश की, लेकिन किसी ने सहानुभूति तक नहीं दिखाई। उस रात संगीता ने अपनी माँ को रसोई के कोने में फूट फूट कर रोते सुना, हे छठी मैया, इससे अच्छा तो मेरी कोख ही बांझ रह जाती, कम से कम मेरी बेटी को ये जिल्लत तो न देखनी पड़ती। अब तो गांव वाले हमारे घर का पानी तक पीना बंद कर देंगे।
उस रात संगीता के भीतर कुछ बहुत ही गहराई जाकर टूट गया और उस टूटने की आवाज से एक नए संकल्प का जन्म हुआ। उसने महसूस किया कि उसका व्यक्तिगत दुख अब उसके पूरे परिवार को लील रहा है। उसने अपनी आंखों के खारे आंसू अपने दुपट्टे से पोंछे और आईने में अपना मुरझाया हुआ चेहरा देखा। उसने खुद से एक भीषण प्रतिज्ञा की, अगर मैं आज नहीं खड़ी हुई तो ये समाज मेरे बूढ़े पिता को मार डालेगा और मेरे बेटे का भविष्य सड़कों पर रोल दिया जाएगा। मुझे समाज की सहानुभूति नहीं, समाज का सम्मान चाहिए, और सम्मान केवल सफलता से मिलता है। अगले ही दिन उसने अपना पुराना सूती दुपट्टा सर पर कसकर बांध लिया और काम की तलाश में निकल आई। वो गांव के उस प्राथमिक विद्यालय में गई जहां उसने कभी स्वर्ण पदक जीते थे। हेडमास्टर साहब, जो कभी उसके पिता के गहरे मित्र थे, उन्होंने संगीता को देखते ही अपनी नजरें फाइलों में गाड़ लीं। उन्होंने दबी आवाज में कहा, संगीता, तुम्हारी योग्यता पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन गांव के रसूखदार लोग विरोध कर रहे हैं। वे कहते हैं कि एक तलाकशुदा औरत हमारे बच्चों को क्या संस्कार देगी। वे कहते हैं कि तुम बच्चों को बगावत सिखा दोगी। अगर मैंने तुम्हें यहाँ रखा तो लोग अपने बच्चों का नाम कटवा लेंगे। संगीता वहां से बिना एक शब्द बोले अपनी गर्दन ऊंची करके बाहर निकल आई, लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि एक ठंडी जम जाने वाली आग थी। उसने ठान लिया कि अब वो किसी की चौखट पर दया की भीख नहीं मांगेगी। उसने अपने घर के बरामदे में ही मिट्टी की जमीन को गोबर से लीप कर साफ किया और वहां छोटे बच्चों को इकट्ठा करना शुरू किया। उसने गांव की उन बस्तियों का रुख किया जहां के बच्चे मजदूरी करते थे और कभी स्कूल का मुंह नहीं देख पाते थे। उसने उन गरीब माँओं से कहा, मैं आपके बच्चों को मुफ्त में अक्षर सिखाऊंगी, बस उन्हें दोपहर में मेरे पास भेज दिया करें। शुरू में केवल 2-3 डरे हुए बच्चे आए, लेकिन संगीता ने उन्हें ऐसे उत्साह से पढ़ाना शुरू किया जैसे वो अपनी जिंदगी की आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण जंग लड़ रही हो। इसी संघर्ष के बीच शहर से विकास का भेजा हुआ एक चालाक वकील गांव आया। उसने गांव की भरी दोपहर में, जब लोग पेड़ों की छांव में आराम कर रहे थे, संगीता को सरेआम तलाक के अंतिम अदालती कागजात सौंपे। उस वकील ने पूरे गांव के सामने अपमानजनक तरीके से कहा, विकास साहब ने बहुत बड़ा दिल दिखाया है। वे कह रहे हैं कि अगर तुम शांति से इन कागजों पर दस्तखत कर लोगी और दोबारा कभी शहर आकर अपना मुंह नहीं दिखाओगी तो वे तुम्हें कुछ खैरात दे देंगे ताकि तुम अपना गुजारा कर सको। संगीता ने उन कागजों को देखा, फिर वकील की आंखों में ऐसी बिजली जैसी चमक के साथ झांका कि वकील की नजरें झुक गईं। उसने बिना हाथ कांपे दस्तखत किए और कागज फेंकते हुए कहा, अपने साहब से कह देना कि संगीता का स्वाभिमान अभी उसकी गरीबी से बहुत ऊपर है। मुझे उनकी खैरात नहीं चाहिए। मेरा बेटा अपनी माँ की मेहनत की रोटी खाएगा। उस दिन सोनपुर के लोगों ने पहली बार उस बेचारी लड़की के भीतर छिपी दुर्गा का साक्षात दर्शन किया। संगीता का संघर्ष अब हिमालय की चढ़ाई जैसा कठिन हो गया था। रात को जब आरव सो जाता और पूरा गांव गहरी नींद में होता, तब वो चिमनी की मध्यम पीली रोशनी में अपनी वही पुरानी फटी हुई मेडिकल की किताबें लेकर बैठ जाती। उसने तय किया था कि वो बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा देगी। उसकी रातों की नींद अब किताबों के पन्नों में समा गई थी। कई बार गांव के शरारती तत्व और मुखिया के गुंडे उसके ट्यूशन सेंटर के बाहर आकर अश्लील फपकियां कसते, कभी उसकी खिड़की पर पत्थर फेंकते तो कभी उसके पिता को रास्ते में रोककर जलील करते। लेकिन संगीता अब पत्थर बन चुकी थी। उसे पता था कि उसके पास केवल 2 ही विकल्प हैं, या तो वो इस सामाजिक घृणा के बोझ तले दबकर आत्महत्या कर ले, या फिर अपनी सफलता से ऐसा धमाका करे कि ये पूरा समाज उसके सामने घुटने टेक दे। उसने दूसरा रास्ता चुना था। वो अब केवल एक तलाकशुदा औरत नहीं थी, वो एक योद्धा माँ थी, जिसकी ढाल उसकी शिक्षा थी और जिसकी तलवार उसकी अटूट मेहनत। वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने पिता के साथ खेतों में भी हाथ बंटाती ताकि घर में 2 वक्त का राशन आ सके। भूख, प्यास, अपमान और अकेलेपन ने उसे अंदर से इतना फौलादी बना दिया था कि अब उसे किसी की बातों से फर्क नहीं पड़ता था। सोनपुर की उन गलियों में जहां कभी उसके नाम पर थूका जाता था, वहां की हवाओं में संगीता के संघर्ष की एक नई गूंज सुनाई देने लगी थी। यहीं से उसके जीवन के उस स्वर्ण युग की नींव पड़ी जिसने न केवल उसकी किस्मत बदली बल्कि पूरे समाज की सड़ी गली सोच को भी जड़ से उखाड़ फेंका। उसने अपनी किताबों के बीच एक नया संसार बसा लिया था, जहां वो और उसका बेटा जल्द ही एक गौरवशाली भविष्य की ओर कदम बढ़ाने वाले थे। सोनपुर की रातों का सन्नाटा अब पहले जैसा नहीं था। रामप्रसाद जी के उस पुराने जर्जर कच्चे मकान की एक छोटी सी खिड़की से निकलने वाली लालटेन की मध्यम रोशनी अब गांव के लिए एक अनसुलझी पहेली बन चुकी थी। संगीता के लिए ये दौर केवल संघर्ष का नहीं बल्कि एक कठिन तपस्या का था।
उसकी दिनचर्या सूरज निकलने से कम 2 घंटे पहले शुरू हो जाती थी। जब पूरा गांव गहरी नींद में होता, संगीता उठकर सबसे पहले आरव के लिए रागी का दलिया और अपने बीमार पिता के लिए काढ़ा तैयार करती। उसके बाद वो अपने पिता के पुराने गमछे को सर पर बांधकर खेत की ओर निकल पड़ती। खेतों की वो गीली मिट्टी और ओस की ठंडी बूंदें उसके पैरों को काटती थीं, लेकिन संगीता के मन में जो आग जल रही थी उसने उसे शारीरिक दर्द से कोसों दूर कर दिया था। वो अकेली ही उस छोटे से जमीन के टुकड़े पर कुदाल चलाती, फावड़ा उठाती और पौधों की निराई करती। गांव के पुरुष जब सुबह सुबह खेतों की ओर निकलते तो उसे इस तरह मर्दों वाले श्रम में लीन देखकर आपस में फुसफुसाते, देखो, शहर से ठुकराई हुई औरत अब खुद को मर्द साबित करने चली है। आखिर समाज को क्या दिखाना चाहती है? लेकिन संगीता ने अपनी चुप्पी को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया था। उसने तय कर लिया था कि वो अपनी जुबान से नहीं बल्कि अपनी मेहनत के परिणामों से जवाब देगी। खेतों से लौटने के बाद जब सूरज की तपिश बढ़ने लगी, संगीता का असली मिशन शुरू होता, उसका बरामदा स्कूल। अब वहां केवल 2-3 बच्चे नहीं बल्कि गांव की दलित और पिछड़ी बस्तियों के लगभग 25 बच्चे अपनी फटी हुई स्लेट और घिसी हुई पेंसिलें लेकर जुटने लगे थे। संगीता उन्हें केवल अक्षर नहीं सिखाती थी बल्कि वो उन्हें बड़े बड़े सपने देखने की हिम्मत देती थी। वो उन्हें सावित्रीबाई फुले और कल्पना चावला की कहानियां सुनाती। वो कहती, बेटा, तुम्हारी गरीबी तुम्हारी पहचान नहीं है, तुम्हारी शिक्षा तुम्हारी पहचान बनेगी। लेकिन इस काम से घर का चूल्हा जलना मुश्किल था। आरव अब 4 साल का हो चुका था और उसकी जरूरतें बढ़ रही थीं। उसकी आंखों में अक्सर भूख की चमक देखकर संगीता का कलेजा मुंह को आता। कई बार वो खुद रात को केवल पानी पीकर सो जाती ताकि आरव के लिए सुबह का थोड़ा सा दूध बचाया जा सके। एक दोपहर जब वो बच्चों को गणित के सूत्र समझा रही थी, गांव के डाकिये ने उसे एक पुरानी मैगजीन दी जिसमें पास के कस्बे के एक बड़े कॉन्वेंट स्कूल में विज्ञान शिक्षिका की भर्ती का विज्ञापन था। संगीता ने अपनी वही एक इकलौती साफ सूती साड़ी निकाली, उसे कोयले वाली प्रेस से बड़े जतन से सीधा किया और अपने पिता के पुराने झोले में अपनी डिग्रियां लेकर पैदल ही कस्बे की ओर चल पड़ी। 5 किलोमीटर की धूल भरी सड़क पर चलते हुए उसके पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन उसकी नजरें केवल स्कूल के गेट पर थीं। जब वो इंटरव्यू के लिए कमरे में दाखिल हुई तो उसकी बुद्धिमत्ता और विज्ञान पर पकड़ देखकर वहां के संचालक दंग रह गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसके फॉर्म के मैरिटल स्टेटस वाले खाने में डिवोर्सी शब्द पढ़ा, कमरे का तापमान जैसे गिर गया। स्कूल के प्रिंसिपल ने अपनी ऐनक नाक पर टिकाते हुए बड़े ही रूखे स्वर में कहा, संगीता जी, आपके पास ज्ञान तो बहुत है, लेकिन हमारा स्कूल मर्यादा और संस्कारों पर टिका है। अगर हमारे स्कूल के बच्चों के माता पिता को पता चला कि उनके बच्चों को एक ऐसी औरत पढ़ा रही है जिसका अपना घर उजड़ चुका है, तो वे क्या सोचेंगे? हम समाज को गलत संदेश नहीं दे सकते। आप शायद किसी छोटे मोटे केंद्र में कोशिश करें। संगीता के भीतर जैसे बिजली कड़क उठी। उसने अपनी फाइल मेज से उठाई और अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करके प्रिंसिपल की आंखों में आंखें डालकर कहा, सर, आप बच्चों को विज्ञान पढ़ाना चाहते हैं या रूढ़िवादी विचारधारा? अगर एक औरत का घर टूटना उसके चरित्र का पैमाना है तो आपकी शिक्षा व्यवस्था ही बीमार है। मुझे ऐसे संस्थान का हिस्सा बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है जहां योग्यता से बड़ा सामाजिक ठप्पा हो। वो बिना पीछे मुड़े वहां से निकल आई। उस दिन रास्ते में घर लौटते समय उसने अपनी साड़ी के पल्लू से अपने पसीने और गुस्से को पोंछा और एक भीषण प्रतिज्ञा ली। उसने तय कर लिया कि वो अब किसी के रहमो करम पर आधारित प्राइवेट नौकरी के लिए कभी हाथ नहीं फैलाएगी। वो सीधे सरकारी तंत्र के सबसे कठिन द्वार को तोड़ेगी, बिहार लोक सेवा आयोग यानी BPSC। यहीं से संगीता के जीवन का वो अध्याय शुरू हुआ जहां उसने दिन और रात के अंतर को मिटा दिया। उसके पास ना तो कोचिंग के लिए पैसे थे, न ही इंटरनेट की सुविधा। उसके पास केवल वही पुराना लोहे का बक्सा था जिसमें उसकी मेडिकल की पुरानी किताबें, कुछ उधार ली गई जनरल नॉलेज की मैगजीनें और पिता द्वारा पुराने अखबारों से काटकर रखी गई कतरनें थीं। उसकी रातें अब मिट्टी के तेल की चिमनी के धुएं और किताबों के पुराने पन्नों की महक के बीच बीतने लगी। जब आरव सो जाता और पूरा गांव सन्नाटे में डूब जाता, संगीता इतिहास की तारीखों और विज्ञान के रहस्यों में खो जाती। कई बार तेल खत्म हो जाता तो वो सड़क के किनारे लगी एकमात्र सौर ऊर्जा वाली लाइट के नीचे जाकर बैठ जाती। गांव के कुछ अराजक तत्व वहां भी उसे परेशान करने आते, फब्बियां कसते, देखो, पागल औरत अब रात में भी रोशनी खोज रही है। लेकिन संगीता को केवल अपने पिता की झुकती कमर और आरव का भविष्य दिखाई देता था।
इसी दौरान नियति ने उसकी एक और अग्नि परीक्षा ली। उसके पिता रामप्रसाद जी खेत में काम करते समय अचानक गिर पड़े। उन्हें शहर के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां पता चला कि उनकी किडनी में संक्रमण है और फौरन इलाज की जरूरत है। घर में 1 रुपया नहीं था। संगीता ने बिना समय गंवाए अपनी शादी की आखिरी निशानी, चांदी की पायल और अपनी मां के गहने साहूकार के पास गिरवी रख दिए। वो अस्पताल के उस ठंडे और बदबूदार बरामदे में बैठकर एक हाथ से अपने पिता के पैर दबाती और दूसरे हाथ में अपनी किताब रखती। अस्पताल की नर्सें उसे देखकर फुसफुसाती थीं कि ये कैसी पत्थर दिल औरत है जो पिता की बीमारी में भी पढ़ाई कर रही है। पर संगीता जानती थी कि अगर वो आज नहीं पढ़ी तो वो कल अपने पिता के इलाज का खर्च कभी नहीं उठा पाएगी। उसने अपने दुख को अपनी ऊर्जा में बदल लिया था। अस्पताल से लौटने के बाद कर्ज का बोझ और भी बढ़ गया। साहूकार अब रोज सुबह दरवाजे पर आकर भद्दी गालियां देता और घर कुर्क करने की धमकी देता। संगीता की ट्यूशन की मामूली कमाई ब्याज चुकाने में भी कम पड़ जाती। उस समय संगीता ने वो काम भी किया जो गांव की ऊंची जाति की औरतें सोच भी नहीं सकती थीं। वो गांव के रसूखदार घरों में जाकर गेहूं पिसने, धान कूटने और कपड़े धोने का काम करने लगी। जिन औरतों ने कभी उसके तलाक पर ताने दिए थे, आज वो उन्हीं के आंगन में काम कर रही थी। लेकिन काम करते समय भी उसका दिमाग शांत नहीं था। वो दीवार पर गणित के सूत्र लिखकर उन्हें याद करती रहती थी। उसने कभी अपना सिर नहीं झुकने दिया। उसकी आंखों में एक ऐसी आग थी जिसे देखकर लोग चाहकर भी उसे कमजोर नहीं कह पाते थे। वो ऐतिहासिक दिन भी आया जब बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा की घोषणा हुई। संगीता का परीक्षा केंद्र पटना में था। उसके पास पटना जाने के लिए बस का किराया तक नहीं था। उसने अपनी माँ की आखिरी रेशमी साड़ी जो उन्होंने अपनी शादी के लिए बचाकर रखी थी, बेच दी। जब वो पटना के उस विशाल परीक्षा केंद्र पर पहुंची तो वहां हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं महंगे बैग और कोचिंग के नोट्स लिए खड़े थे। संगीता वहां एक साधारण सूती साड़ी और हाथ में अपनी पुरानी घिसी हुई पेंसिल लिए किसी योद्धा की तरह खड़ी थी। जब उसे प्रश्न पत्र मिला तो उसे लगा कि उसके पिछले 5 वर्षों का हर आंसू, हर अपमान, हर काली रात और समाज का हर ताना उस कागज पर सवाल बनकर उतरा है। उसने अपने उत्तरों को ऐसे लिखा मानो वो अपनी किस्मत की नई इबारत लिख रही हो। उसने एक भी सवाल नहीं छोड़ा, क्योंकि वो जानती थी कि एक एक अंक उसके और आरव की आजादी की कीमत है। परीक्षा देकर जब वो वापस गांव लौटी तो 3 महीने का वो इंतजार किसी जेल की सजा जैसा था। गांव के लोग अभी भी उसका मजाक उड़ा रहे थे। मुखिया के बेटे ने तो यहाँ तक कह दिया था कि ये पागल हो गई है, अब इसे किसी तांत्रिक को दिखाना चाहिए। भला एक तलाकशुदा औरत और खेतों में काम करने वाली औरत सरकारी अफसर कैसे बन सकती है? लेकिन संगीता शांत रही। वो रोज सुबह अपने बगीचे में लगे पौधों को सींचती और आरव को जीवन के कड़े पाठ सिखाती। एक उमस भरी दोपहर जब संगीता आंगन में आरव के बाल काट रही थी, उसने देखा कि गांव का पोस्टमैन साइकिल की घंटी बजाता हुआ सीधे उसके घर की ओर आ रहा है। पोस्टमैन के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने कांपते हाथों से एक पीले रंग का लिफाफा संगीता को थमाया। संगीता की धड़कनें जैसे रुक गईं। उसने धीरे से लिफाफा खोला। उसमें सरकारी मोहर लगी थी और मोटे अक्षरों में लिखा था, चयन सूची, प्रथम स्थान, जिला मुख्यालय। संगीता का चयन माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान की वरीय शिक्षिका के रूप में हो गया था। उसने न केवल परीक्षा पास की थी बल्कि पूरे जिले में टॉप किया था। संगीता की आंखों से उस पल आंसू नहीं गिरे, बल्कि उसकी आंखों में वो चमक लौट आई जो बरसों पहले सोनपुर की उस छोटी लड़की की आंखों में हुआ करती थी। वो दौड़कर अपने पिता के पास गई जो खाट पर लेटे थे। उसने उनके हाथ में वो नियुक्ति पत्र रख दिया। रामप्रसाद जी ने कांपते हाथों से अपना चश्मा लगाया और जैसे ही नियुक्ति शब्द पढ़ा, वे बिलख बिलख कर रो पड़े। माँ सीता देवी ने दौड़कर अपनी बेटी को गले लगा लिया और उसे चूमने लगी। उस दिन सोनपुर में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया था। वो सन्नाटा हार का था, समाज की सड़ी गली सोच की हार का, उन तानों की हार का और उन लोगों की हार का जिन्होंने संगीता को खत्म मान लिया था। संगीता ने फौरन अपना पुराना झोला तैयार किया। अब उसे ट्रेनिंग के लिए शहर जाना था। जिस दिन वो गांव से विदा हो रही थी, वही लोग जो उसे अभागन कहते थे, आज उसके दरवाजे पर फूल लेकर खड़े थे। कुछ औरतें तो अपनी छोटी बच्चियों को लेकर आईं और संगीता के पैर छूने को कहा। संगीता ने किसी से कोई शिकायत नहीं की। उसने बस मुस्कुराकर अपनी माँ और पिता के पैर छुए, आरव का हाथ पकड़ा और बस की ओर चल दी। इस बार वो बस का सफर उस पुराने दर्दनाक सफर जैसा नहीं था। इस बार संगीता के पास खोने के लिए कुछ नहीं था और जीतने के लिए पूरा ब्रह्मांड था।
उसकी मेहनत ने ये साबित कर दिया कि एक औरत की नियति उसके वैवाहिक स्थिति से नहीं, बल्कि उसकी कलम की ताकत और उसके अटूट साहस से तय होती है। उसने न केवल अपनी जिंदगी बदली थी, बल्कि सोनपुर की हर उस लड़की के लिए एक मशाल जला दी थी जिसे समाज ने बोझ समझा रखा था। सोनपुर की उन धूल भरी पगडंडियों से शुरू हुआ संघर्ष अब सफलता के उस महामार्ग पर पहुंच चुका था, जहां पीछे मुड़कर देखने पर केवल कांटे और पत्थर नहीं, बल्कि आत्मशक्ति की एक सुनहरी लकीर दिखाई देती थी। संगीता की नियुक्ति जिला मुख्यालय के एक प्रतिष्ठित सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान की वरिष्ठ शिक्षिका के रूप में हुई थी। जिस दिन उसने पहली बार स्कूल की दहलीज पर कदम रखा, उसने महसूस किया कि उसकी रूह पर लगे सारे घाव अचानक भरने लगे हैं। जब उसने ब्लैक बोर्ड पर अपना नाम लिखा, संगीता कुमारी, तो उसे एहसास हुआ कि सालों बाद उसने अपनी पहचान वापस पाई है। वो अब किसी की परित्यक्ता पत्नी नहीं थी, वो संगीता मैम थी, जिसके हाथों में सैकड़ों बच्चों का भविष्य संवरने वाला था। शहर में उसे एक छोटा सा सरकारी आवास मिला था। वो दिन संगीता के जीवन का सबसे भावुक दिन था, जब उसने आरव को शहर के एक बेहतरीन स्कूल में दाखिला दिलाया। आरव जब अपनी नीली यूनिफॉर्म पहनकर और पीठ कर बस्ता टांगकर आईने के सामने खड़ा हुआ, तो संगीता की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने आरव को गले लगाकर कहा, बेटा, आज से तुम्हारी पहचान तुम्हारी माँ के संघर्ष से होगी। तुम्हें कभी अपना सिर झुकने नहीं देना है। आरव, जो अपनी माँ के संघर्षों को बहुत करीब से देख चुका था, अपनी छोटी सी उम्र में ही समझदार हो गया था। उसने अपनी माँ की आंखों में झांका और वादा किया कि वो एक दिन उसे दुनिया की हर खुशी देगा। स्कूल में संगीता ने अपनी एक अलग और विशिष्ट पहचान बनाई। वो केवल किताबी ज्ञान नहीं देती थी, बल्कि अपनी छात्राओं को आत्मनिर्भरता और स्त्री शक्ति का सजीव पाठ पढ़ाती थी। वो अक्सर अपनी क्लास में कहती, मेरी बेटियों, शिक्षा केवल नौकरी पाने का जरिया नहीं है, बल्कि ये वो रोशनी है जो समाज की सड़ी गली रूढ़ियों की बेड़ियों को काट देती है। कभी किसी को ये हक मत देना कि वो तुम्हारी काबिलियत का फैसला तुम्हारी वैवाहिक स्थिति या तुम्हारी गरीबी से करे। संगीता की पढ़ाने की शैली और उसका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि पूरे जिले में उसकी चर्चा होने लगी। उसे सर्वश्रेष्ठ शिक्षिका के राज्य पुरस्कार के लिए चुना गया। जिस दिन उसे राज्यपाल के हाथों सम्मानित किया गया, उस दिन अखबारों के पहले पन्ने पर उसकी तस्वीर छपी थी। उसकी कहानी अब केवल सोनपुर तक सीमित नहीं थी, वो पूरे बिहार की उन महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी थी जो समाज के डर से अपने सपनों का गला घोंट देती हैं। इधर सोनपुर में हवाएं अब पूरी तरह से बदल चुकी थीं। जो लोग कभी रामप्रसाद जी को देखकर अपना रास्ता बदल लेते थे या ताने मारते थे, आज वे उनके दरवाजे पर अपनी बेटियों और बहुओं के करियर की सलाह लेने के लिए कतार लगाकर खड़े रहते थे। मुखिया जी, जिन्होंने कभी संगीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी, आज गांव के हर उत्सव में रामप्रसाद जी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करते थे। वे बड़े गर्व से कहते, संगीता तो हमारे गांव की वो चिंगारी है जिसने पूरे जिले में उजाला कर दिया। रामप्रसाद जी और सीता देवी के चेहरे पर अब चिंता की झुर्रियां नहीं, बल्कि गौरव की मुस्कान थी। संगीता ने अपनी पहली बड़ी बचत से वो पूरा खेत साहूकार से छुड़ाया जो उसके पिता ने उसके संघर्ष के दिनों में गिरवी रखा था। उसने उस खेत के एक हिस्से में आरव संगीता पुस्तकालय की स्थापना की, जहां गांव का कोई भी बच्चा मुफ्त में किताबें पढ़ सकता था। उसने ये सुनिश्चित किया कि उसके गांव की कोई भी लड़की संसाधनों की कमी के कारण पढ़ाई न छोड़े। समय का पहिया अपनी गति से घूमता रहा। आरव अब बड़ा हो चुका था और उसने अपनी माँ की रातों की मेहनत, चिमनी की रोशनी में की गई पढ़ाई और समाज के तिरस्कार को ही अपनी सबसे बड़ी प्रेरणा बना लिया था। उसने दिन रात एक कर दिया और अपनी माँ के उस अधूरे सपने को पूरा करने की ठान ली जिसे समाज ने बरसों पहले कुचल दिया था। आरव का चयन भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS में हो गया। जिस दिन संघ लोक सेवा आयोग UPSC का परिणाम आया और आरव का नाम मेरिट लिस्ट में शीर्ष पर दिखा, पूरा सोनपुर दिवाली की तरह जगमगा उठा। गांव के लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ रामप्रसाद के घर पर जश्न मनाया। संगीता के लिए ये पल उसकी पूरी जिंदगी की तपस्या का सफल समापन था। कहानी का सबसे मार्मिक और निर्णायक मोड़ तब आया जब आरव की पहली ट्रेनिंग पोस्टिंग उसी जिले में हुई जहां विकास, संगीता का पूर्व पति, रहता था। विकास, जिसने कभी संगीता को गांव की गवार और अनपढ़ कहकर घर से निकाला था, आज समय की मार से पूरी तरह से टूट चुका था। उसकी वो आधुनिक प्रेमिका सपना उसे तब छोड़ गई जब विकास की कंपनी घाटे में चली गई और उसे शराब की लत लग गई।
वो अब एक जर्जर मकान में गुमनामी और बीमारी की जिंदगी जी रहा था। जब शहर में खबर फैली कि नया युवा अधिकारी आरव कुमार कार्यभार संभालने आ रहा है, तो विकास के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे विश्वास नहीं हुआ कि जिस बच्चे को उसने सड़क पर फेंक दिया था, आज वो जिले का सबसे बड़ा अधिकारी बनकर लौट रहा है। शर्म, पछतावे और थोड़े से लालच के साथ विकास एक दिन आरव के दफ्तर पहुंचा। दफ्तर के बाहर सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोका, लेकिन जब उसने अपना परिचय दिया तो उसे अंदर जाने की अनुमति मिली। आरव के आलीशान दफ्तर में एक बड़ी मेज के पीछे आरव बैठा था और उसके ठीक बगल में एक गौरवमयी कुर्सी पर संगीता मैम बैठी थीं। संगीता ने सफेद रंग की गरिमामयी साड़ी पहनी थी और उसके चेहरे पर अब न तो कोई गुस्सा था, न ही कोई प्रतिशोध की भावना। उसकी आंखों में केवल एक गहरी और असीम शांति थी। विकास ने कांपती आवाज में सिर झुकाकर कहा, संगीता, आरव, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम दोनों को पहचानने में बहुत बड़ी गलती की। आज मेरे पास कुछ नहीं बचा है। क्या तुम मुझे अपने जीवन के किसी कोने में जगह दोगे? संगीता अपनी कुर्सी से उठी, खिड़की के पास जाकर दूर क्षितिज की ओर देखने लगी और बड़े ही शांत लेकिन वज्र जैसे दृढ़ स्वर में बोली, विकास जी, मैंने आपको बहुत साल पहले ही माफ कर दिया था। वो माफी में आपके प्रति कोई प्रेम नहीं था, बल्कि वो मेरी अपनी शांति के लिए थी। सच तो ये है कि मुझे आपसे कोई शिकायत भी नहीं है। अगर आपने उस तूफानी रात में मुझे घर से बाहर नहीं ढकेला होता, तो शायद मैं आज भी आपकी रसोई में नमक और चीनी का हिसाब लगा रही होती। आपने मुझे घर से नहीं निकाला था, बल्कि आपने मेरी बेबसी की बेड़ियां काट दी थी। आज जो सम्मान, जो पद और जो बेटा मेरे पास है, वो सब उस दिन मिले तिरस्कार की ही फसल है। नफरत कमजोर लोग करते हैं और मैं अब बहुत मजबूत हो चुकी हूँ। आरव अपनी कुर्सी से उठा और अपनी माँ के कंधे पर हाथ रखकर खड़ा हो गया। उसने विकास की ओर देखा और बड़ी ही परिपक्व आवाज में कहा, श्रीमान, जीव विज्ञान के आधार पर आप मेरे पिता हो सकते हैं, लेकिन मेरे व्यक्तित्व और मेरी सफलता की हर ईंट मेरी माँ ने अपने खून पसीने और अपने स्वाभिमान से रखी है। आपके लिए मेरे मन में न तो घृणा है और न ही कोई जगह। कानूनन जो आपकी मदद हो सकेगी वो प्रशासन करेगा, लेकिन एक परिवार के रूप में हमारा रिश्ता उसी रात खत्म हो गया था जब आपने हमें सड़क पर छोड़ दिया था। आप अब जा सकते हैं। विकास बिना एक शब्द बोले अपना सिर झुकाए उस दफ्तर से बाहर निकल गया। ये संगीता की सबसे बड़ी जीत थी। बिना हाथ उठाए, बिना चिल्लाए, केवल अपनी योग्यता और चरित्र से अपने दुश्मन को मौन कर देना। आज संगीता अपनी सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने के करीब है, लेकिन उसका उत्साह आज भी उस 7 साल की लड़की जैसा है जो सोनपुर की गलियों में किताबों का बंडल लिए दौड़ती थी। उसने सोनपुर में एक अत्याधुनिक महिला सशक्तिकरण केंद्र और एक बड़ा अस्पताल बनवाया है, जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होता है। वो अब हजारों अनाथ बच्चों की माँ और बेसहारा महिलाओं की मसीहा मानी जाती है। वो अक्सर शाम को सोनपुर के अपने पुराने कच्चे मकान, जिसे उसने अब एक प्रेरणा केंद्र बना दिया है, के आंगन में बैठती है और उस पुराने लोहे के बक्से को देखती है। उस बक्से में अब केवल धूल भरी पुरानी किताबें नहीं थीं, बल्कि एक ऐसी अमर गाथा कैद थी जिसने समाज को आईना दिखाया था। सूरज धीरे धीरे गंडक नदी के पीछे ढल रहा था, लेकिन संगीता के चेहरे पर जो दीप्ति थी वो बता रही थी कि उसका नया सवेरा अब कभी अस्त नहीं होगा। उसने साबित कर दिया कि एक स्त्री की नियति उसके विवाह या उसके पति से तय नहीं होती, बल्कि उसकी अपनी इच्छा शक्ति और शिक्षा से तय होती है। सोनपुर की हवाओं में अब भी सोंधी महक है, लेकिन अब वो महक किसी की बेबसी की नहीं, बल्कि एक साधारण लड़की के असाधारण व्यक्तित्व और उसकी ऐतिहासिक जीत की है। संगीता की कहानी हर उस इंसान के लिए एक मशाल है जो अंधेरों से घबराकर बैठ जाता है, ये बताने के लिए कि अगर हौसला बुलंद हो तो राख से भी नया ब्रह्मांड रचा जा सकता है।